प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैं हमेशा किसी भी सब्जेक्ट पर यदि कोई विशेष बात मुझे नजर आती है तो मैं आप लोगों के सामने एक विश्लेषण भी जरूर रखता हूं। और एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते चूंकि मुझे ग्रहों का आकलन भी पता होता है, ऐसे में भविष्य की घटनाओं को वर्तमान के गोचर से और भविष्य में होने वाले ग्रहों के परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए मुझे ये बात समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होती है कि आने वाला समय किस तरह की परिस्थिति को जन्म देगा और जो भी व्यक्ति उस परिस्थिति से संबंधित हैं वो उसमें क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि उनका भी अपना व्यक्तित्व बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तभी देखिए दर्शकों, जब किसी व्यक्ति की कुंडली हमारे सामने होती है तो कुंडली देख करके ये पता लग जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, और जैसा उसका व्यक्तित्व होगा वो उसी आधार पर भविष्य में कर्म भी करेगा, और भविष्य में जो कर्म करेगा अपने व्यक्तित्व के आधार पर उसको परिणाम भी वैसे ही मिलेंगे, फिर चाहे महादशाएं अच्छी आ रही हो या खराब आ रही हो। अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व उस परिस्थिति को संभालने के लिए अनुकूल है तो बुरा समय उसे उतना बुरा परिणाम नहीं देगा। लेकिन यदि व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा है जो बहुत ही शानदार है तो आने वाला समय बुरा भी उसे कम गंभीर परिणाम देगा, लेकिन अच्छा समय उसे बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इसीलिए व्यक्ति का व्यक्तित्व आने वाले समय की घटनाओं पर बहुत बड़ा असर अवश्य डालता है। अब यह बात मैंने आप लोगों से क्यों कही? क्योंकि ऐसा हर इंसान के जीवन में घटित होता है जब हम भविष्य की चीज को लेकर के थोड़े से आशंकित होते हैं। लेकिन आज एक उदाहरण के माध्यम से आप लोगों के सामने मैं ये बात रख रहा हूं, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। वर्तमान की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की राजनीति है वो उन्हें कुछ अलग कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद में जिस तरह का माहौल बना और शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़कर सरकार बनाई, ये आप सब लोग जानते हैं। और वर्तमान सरकार भी कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार जी की पार्टी तीनों मिलकर के सरकार चला रहे हैं। ऐसे में बहुत बार आपने सुना होगा अब सरकार गिर जाएगी, अब सरकार गिर जाएगी। और मैंने बहुत बार आपको कहा कि अभी सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर खतरा नहीं है और सरकार चल रही है तो ये तो एक ग्रहों का आकलन है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी अगर महाराष्ट्र को लेकर के इतने निश्चिंत है कि वो किसी भी तरह के नए घटनाक्रम को अंजाम नहीं दे रही है तो ये कोई साधारण बात नहीं। उन्होंने सरकार बनने से पहले प्रयास किया, रातों रात फडणवीस को शपथ दिलाई और महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार जी के को जिस तरह से उन्होंने उप मुख्यमंत्री बना करके शपथ दिलाई वो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि वो प्रयास असफल रहा। लेकिन उसके बाद कोई भी इस तरह का प्रयास नहीं हुआ। ना कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश हुई, ना राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई और ना ही शिवसेना को तोड़ने की कोशिश हुई। और उसके विपरीत एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग है और वो ये कि राज ठाकरे को भी वहां पर आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा। यानी यदि इन सब पूरे घटनाक्रम को जब मैं देखता हूं, वर्तमान के भविष्य को देखता हूं, महाराष्ट्र की राजनीति को देखता हूं, उद्धव ठाकरे जी की कुंडली को देखता हूं, नरेंद्र मोदी जी के राजयोग को देखता हूं, तो एक बात मुझे अच्छी तरह से समझ आती है और वो ये कि महाराष्ट्र के अंदर कोई बहुत बड़ा गेम होने वाला है। और क्या होने वाला है इसका आकलन मैं आज आपको इस वीडियो में जरूर दे रहा हूं। महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर एक बात ऐसी है जो बीजेपी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और वो ये कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए शिवसेना के साथ मिलकर गठबंधन बनाया और वहां पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया।
ऐसे में बीजेपी ने जब भी किसी राज्य के अंदर किसी का सहयोग लेकर के अपने आप को खड़ा किया, वहां पर वो पूरी तरह से अपने पांव नहीं जमा पाई। और यही कारण है कि साउथ के अंदर भी उन्होंने अपने आप को खड़ा करने का प्रयास किया, बंगाल में भी अपने आप को खड़ा करने का प्रयास किया। और आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ बिहार में वो सरकार चला रहे हैं, लेकिन बिहार में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है, नीतीश कुमार जी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप को वहां पर अभी पूरी मजबूती के साथ खड़ा नहीं कर पा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक अनुभव अवश्य लिया है कि जहां भी उन्होंने अपना कोई बड़ा सहयोगी रखा है, उस राज्य में उन्हें बड़ी सफलताएं बड़ी मुश्किल से मिल पाती हैं, यानी उन्हें किसी और पर निर्भर होना पड़ता है। ऐसे में यदि उन्हें आने वाले समय के अंदर महाराष्ट्र के अंदर अपनी राजनीति को मजबूत करना है, तो इस समय पर पहला बड़ा काम यह है कि जितना ज्यादा शिवसेना को मौका दिया जाए सरकार में रहने का, उतना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं करने से लोगों के प्रति, शिवसेना के प्रति जो एक सहानुभूति है वो बरकरार रहेगी, और जितना ज्यादा ये गवर्नमेंट चलेगी, उतना ज्यादा आने वाले समय में बीजेपी को पार्टी के अंदर फायदा जरूर होगा। ऐसे में वर्तमान समय के अंदर वो स्वतः ही एक मौका देखते हैं कि कैसे ये सरकार खुद अपने ही कर्मों से गिरे, तब जाकर के वो अपना कार्य वहां पर आरंभ करे। यानी कि यदि अगर आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी अगर शिवसेना के साथ सरकार बनाएगी, तो अगले चुनाव के अंदर फिर वही सिरदर्दगी उनके लिए बनी रहेगी। और ऐसे में विपक्ष कौन सा रहेगा ये आप जानते हैं, यानी कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। ऐसे में अगर महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी अकेले रहती है, तो ये उनके लिए फायदे का सौदा होगा, क्योंकि तब विपक्ष में शिवसेना होगी। और अगर विपक्ष में शिवसेना होती है या बीजेपी, दोनों में से कोई भी एक अगर विपक्ष में होगा, तो यहां पर उसका सीधा सीधा डेंट राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को मिलेगा। क्योंकि विपक्ष अगर मजबूत चाहिए, तो आपको कोई ऐसी पार्टी चाहिए जो आपकी विचारधारा से ताल्लुक भी रखती हो, और जरूरत पड़े तो आप उसका समर्थन भी ले पाए। लेकिन अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अभी इस समय पर शिवसेना के साथ जाना बीजेपी के लिए घाटे का सौदा है। थोड़े समय के लिए वो महाराष्ट्र में सरकार तो बना लेंगे, लेकिन जब एक लंबे नजरिए से देखते हैं, तो ये सरदर्दगी उनके लिए हमेशा बनी रहेगी। यही कारण है कि उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को भी अपने साथ लाने का प्रयास किया, ताकि शिवसेना को विपक्ष में बिठाया जा सके, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए। और चूंकि राज ठाकरे भी महाराष्ट्र की राजनीति से आते हैं, और वही गलती वो नहीं दोहराना चाहते जो उन्होंने शिवसेना के साथ दोहराई है, इसीलिए उन्होंने राज ठाकरे को भी अपने साथ लाने की गलती नहीं करी। यानी इस बार भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में अकेले के दम पर आगे बढ़ने का मन बना चुकी है, ऐसा मुझे ग्रहों का आकलन और वर्तमान परिस्थिति और शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस, उन सब की कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद ये एक सिनेरियो मेरे सामने आता है। दर्शकों, मैं हमेशा से विशुद्ध रूप से ग्रहों का आकलन करता हूं और वर्तमान परिदृश्य में उनका एक सटीक विश्लेषण भी करता हूं, क्योंकि ग्रहों का आकलन हमें एक संकेत देता है। उस संकेत को डिकोड करना और उसके आधार पर प्रेडिक्शंस करना, ये एक बहुत अलग काम है। और इसीलिए जब मैं ये देखता हूं कि बहुत आसानी से महाराष्ट्र के अंदर जब सरकार बनाई जा सकती है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा। और जब मैं उनकी कार्यप्रणालियों को देखता हूं, तो मेरे सामने बात स्पष्ट तौर पर आती है कि इस बार महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा गेम बनाने वाली है। इसीलिए अब वो अकेले के दम पर महाराष्ट्र में अपने आप को खड़ा करेगी, ताकि विपक्ष बटा हुआ रहेगा, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। और ऐसे में उन्हें महाराष्ट्र के अंदर अपनी सरकार को चलाने में ज्यादा मुश्किल भी नहीं आएगी, क्योंकि जो
भारतीय जनता पार्टी का वोट है वो अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन जो हिंदुत्व का वोट शिवसेना के पास है, इन 5 सालों के अंदर शिवसेना को उसमें भी डेंट जरूर मिलेगा, क्योंकि कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर इस तरह की सरकार बने जो कांग्रेस या राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समर्थन से चलती हो और जहां पर हिंदुत्ववादी विचारधारा को पीछे रखा जाता हो। दर्शकों, बहुत स्पष्ट शब्दों में मैंने आपके सामने विश्लेषण रखा है। और क्यों रखा है? क्योंकि किसी भी चीज का स्पष्ट आकलन करना बेहद जरूरी होता है, चाहे फिर उसमें किसी के पक्ष या विपक्ष में क्या स्थिति बन रही हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन भारत की राजनीति के अंदर अगर आपको दूरदर्शिता रखनी है तो आपको हर एक चीज का बहुत बारीकी से आकलन अवश्य करना होगा, तभी राजनीतिक प्रेडिक्शंस सही हो सकते हैं। और यही कारण है कि मैंने जब बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी के लिए कहा था कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, तब भी मेरा आकलन यह था, क्योंकि उनकी कुंडली उन्हें डैमेज नहीं दे रही थी। लेकिन चूंकि मुझे यह भी पता था कि वहां की राजनीति में अब अगर बीजेपी को आगे बढ़ना है तो नीतीश कुमार जी को साइडलाइन करना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी की कुंडली अभी ऐसी नहीं है। ऐसे में उन्होंने स्वतः ही अपने संन्यास की घोषणा कर दी और बीजेपी ने भी 5 साल के टेन्योर को ध्यान में रखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया, क्योंकि ग्रहों का आकलन और वर्तमान परिस्थितियां दोनों का कॉम्बिनेशन भी एक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ग्रहों का आकलन तो अपनी जगह पर है और आपका वर्तमान परिदृश्य को देखने का नजरिया आपका अलग है, तो कॉम्बिनेशन कभी भी एक नहीं होगा। जैसे वहां पर यूपी की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी जी ने पूरी मेहनत तो की, लेकिन वहां के परिदृश्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस को खड़ा कर सके। हालांकि कांग्रेस के संदर्भ में भी एक वीडियो मैं जरूर लेकर आऊंगा, ताकि कांग्रेस के भविष्य को लेकर के हम किस तरह से एक बेटर आकलन कर सकते हैं उनके फ्यूचर का ग्रहों के आधार पर, वो भी एक प्रिडिक्शन मैं आप लोगों के सामने जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर एक बड़ी योजना तैयार हो रही है, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था 2022 का साल भारत की राजनीति के अंदर बहुत बड़े अध्याय के रूप में देखा जाएगा, और इसीलिए इस तरह के राजनीतिक विश्लेषण मैं कर रहा हूं। 2023 में नहीं करूंगा, लेकिन 2022 में कुछ बड़ा घटित होना है तो मुझे उसकी डेप्थ में तो जाना ही पड़ेगा, और इसीलिए ये काम मैं कर भी रहा हूं। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।